आईबीएफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है आपका एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरीज एंड लीगल फ्रेमवर्क। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी में इसे करके आप खत्म कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा बाकी जो है छोटा-मोटा इम्पोर्टेंट है, पर बाकी चीज़ों को भी हम थोड़ा गौर से देख लेंगे। चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये एक्ट आया आपका 7 जनवरी 2009 को। ये कब आया है आपका? 7 जनवरी 2009 को। लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ? तो ये आपका हुआ 31 मार्च 2009 को। ये किसके अंदर आता है? तो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। एलएलपी क्या है? तो एलएलपी जो है ना आपका, वो एक हाइब्रिड फॉर्म है। किसका हाइब्रिड फॉर्म है? तो ये पार्टनरशिप और कंपनी का एक हाइब्रिड फॉर्म है, जहाँ पे कि आपका ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो आपका पार्टनरशिप जैसा रहता है और लिमिटेड लायबिलिटी जो है, वो आपका कंपनी जैसा रहता है। अब इसका की फीचर क्या-क्या है? तो ये आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का रूप दे देता है, जो कि पार्टनरशिप आपको नहीं दे पा रहा था, तो आपका एलएलपी जो है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी दे देता है आपको। तो एलएलपी जो है एज़ अ लीगल पर्सन काम कर सकता है। यहाँ पे लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड, पार्टनर्स को उनका जितना एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन है, उतना ही उनकी लायबिलिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है इसमें, क्योंकि ये जो है एक लीगल पर्सन है, तो कोई पार्टनर आए या जाए, ये कंपनी जो रहती है, ये एलएलपी जो रहती है, वो कंटिन्यू रहती है। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसके लिए, और नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं, वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है। एफडीआई की बात करें तो है 100% एफडीआई जो है, वो भी एलएलपीज में अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, कुछ सेक्टर को छोड़ दे तो बाकी में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउड है। और यहाँ पे मैंडेटरी क्या है? आपको मैंडेटरी है इनका फाइलिंग, एनुअल रिटर्न भरना जो है, वो मस्ट है। हर साल इनको फॉर्म 11 जो है, वो भरना ही भरना है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म 8 के अंदर जो है, उनको एनुअली देना ही देना है। आप सबसे पहले एक कंपेयर देखते हैं, क्योंकि ये जो है आपका एलएलपी जो है ना, वो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उसके बीच का एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपका अलग है। गवर्निंग लॉ में आपका अगर पार्टनरशिप फॉर्म था, तो उसका गवर्निंग लॉ था आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहीं पे आपका एलएलपी एक्ट जो है, वो 2008 है, और कंपनी एक्ट जो है, जिसके अंदर कंपनी बनती है, वो 2013 है। लीगल स्टेटस क्या है आपका? तो पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। वहीं पे आपका एलएलपीज़ का जो है सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है ये, और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होता है लायबिलिटी। वहीं पे आपका एलएलपीज़ में जो है, वो कंट्रीब्यूशन जितना होता है, उसी के प्रोपोर्शनेट में आपका लिमिटेड लायबिलिटी होता है, और कंपनी में जो होता है, वो आपका लिमिटेड टू शेयर होल्डिंग होता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं आपका? तो पार्टनरशिप फॉर्म में 2, एलएलपीज़ में भी 2, और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 हो सकता है शेयर होल्डर, और 2 डायरेक्टर मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर या पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में आरबीआई का डायरेक्शन है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए, लेकिन एलएलपीज़ में कोई किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है। कितना भी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकता है। वहीं जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन क्या है? तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका पार्टनरशिप फॉर्म का ऑप्शनल है, बट रिकमेंड किया जाता है लोन वोन वगैरह लेने के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म में रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। जबकि आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एमसीए के अंदर मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाना, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आपका एमसीए के अंडर मैंडेटरी है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। परपेचुअल सक्सेशन का बात करें तो पार्टनरशिप में कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तभी ये हो सकता है। वहीं एलएलपीज़ का परपेचुअल सक्सेशन जो है, वो है अलाउड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी परपेचुअल सक्सेशन जो होता है, वो होता है। ट्रांसफरेबिलिटी जो होता है, वो पार्टनरशिप में नहीं होता है आपका। वहीं आपका एलएलपीज़ में ये अलाउड होता है पार्टनर के कंसेंट से, और आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अलाउड होता है। लेकिन ये आपका एओए में जो है, वो लिखा होना चाहिए। टैक्सेशन का बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन का चीज़। टैक्सेशन का बात कर ले,
तो पार्टनरशिप में 30% फ्लैट टैक्सेशन लगता है। एलएलपीज़ में भी पार्टनरशिप की तरह फ्लैट 30% जो है वो आपका टैक्सेशन लगता है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 20% नॉर्मल कंपनीज़ के लिए और 15% न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए प्लस सरचार्ज है, सेसेस वगैरह लगता है। एनुअल कंप्लायंसेस क्या है? तो आपका पार्टनरशिप में ये बहुत लो होता है। एलएलपीज़ में जो होता है वो मॉडरेट होता है, आपका फॉर्म 8 और फॉर्म 11 जो है वो भरना होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये बहुत ज़्यादा होता है, आरओसी रिटर्न भरना होता है, ऑडिट भरना होता है, एजीएम मीटिंग करना होता है, बोर्ड का मीटिंग करना होता है। ये एनुअली करना होता है आपको। ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या है आपका? तो ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है, अगर पार्टनरशिप फर्म का 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, तभी आपका ऑडिट करने की ज़रूरत है। वहीं आपका एलएलपीज़ में अगर टर्नओवर जो है 40 लाख से ज़्यादा हो रहा है या फिर कैपिटल जो है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ऑडिट करना इम्पोर्टेंट है। वहीं पे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चाहे कुछ भी आपका टर्नओवर हो रहा हो, आपको ऑडिट करना ही होगा, हर साल वो ऑडिट आपको सबमिट करना ही होगा। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में अलाउड नहीं होती है, वहीं एलएलपीज़ में ये अलाउड होती है और वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी ये अलाउड होती है, लेकिन किस सेक्टर में कितना करना है उसके हिसाब से ही होता है। और किसके लिए ये आइडियल है आपका? तो स्मॉल बिज़नेस है या फिर ट्रेडिशनल बिज़नेस है तो पार्टनरशिप आइडियल होता है। स्टार्टअप है या प्रोफ़ेशन है या फिर कंसल्टेंसी है, तो आप एलएलपीज़ ले सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, टेक कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्केलेबल स्टार्टअप है, तो फिर आप जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। एलएलपी में आपका यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब देखते हैं बाकी चीज़। एमएसएमई की जो बुक है, वहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में किस तरह से आपका रेगुलेशन किया गया है, एमएसएमई का फ्रेमवर्क क्या है वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पे देखते हैं जर्मनी में क्या किया गया, तो जर्मनी में जो है आपका एक है आपका जर्मन स्मॉल बिज़नेस लॉ। जर्मन स्मॉल बिज़नेस लॉ जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलाउड करता है स्मॉल बिज़नेस के लिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर अलाउड करता है, क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या होना चाहिए ये बताता है। यहाँ पर वो आपको फैसिलिटेशन देता है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप और आपका जर्मन स्मॉल बिज़नेस लॉ जो है ये आपको बताता है रोल ऑफ फेडरेशन ऑफ चेंबर, लोकल ट्रेड एसोसिएशंस इनका रोल क्या होना चाहिए स्मॉल बिज़नेसेस के लिए ये भी बताता है। लोकल ट्रेड एसोसिएशन जो है उसका कॉर्पोरेशन हुआ है आपको पब्लिक लॉ के अंदर में। ये आपको अलाउ करता है फॉर्म करने का सिर्फ एक स्टेट ट्रेड एसोसिएशन एसटीए बनाने का जो है सिर्फ एक अलाउ करता है एक स्टेट में। अब देखते हैं कि अमेरिका में आपका क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन एमएसएमई। तो आपका यूएसए में जो है सबसे पहले तो है आपका यूएसए स्मॉल बिज़नेस लॉ जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है सपोर्ट करने के लिए स्मॉल बिज़नेस को बहुत सारे तरह से। स्मॉल बिज़नेस एक्ट जो है उसका सेक्शन 2 ए कहता है कि गवर्नमेंट को एड प्रोवाइड करना है, काउंसिल करना है, असिस्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है और जितना पॉसिबल हो पाए उतना जो है इंटरेस्ट देना है स्मॉल बिज़नेस में, ताकि वो स्मॉल बिज़नेस जो है उनका प्रिज़र्व किया जा सके, उनको बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? तो फ्री कॉम्पिटिशन जो आपका अमेरिका में है फ्री कॉम्पिटिशन, उससे बचाया जा सके। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है आपका यूएसए में वो है आपका द स्मॉल बिज़नेस रेगुलेटरी एनफोर्समेंट फेयरनेस एक्ट 1996। ये एक्ट आपको क्या कहता है? तो यहाँ पे आपको कहता है कि आपका फेडरल रेगुलेशन जो है, वो मोर अकाउंटेबल होगा। मोर अकाउंटेबल किसके लिए होगा? तो एनफोर्समेंट ऑफ एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल एंटिटीज विथ अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्रेसल ऑफ एक्सेसिव एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। मतलब आपका स्मॉल बिजनेसेस पे एक्सेसिव कुछ ऐसा लॉ ना लग जाए जिससे कि वो सही से काम ना कर पाए। तो ये गवर्नमेंट को जो है और मोर ज्यादा अकाउंटेबल बनाती है किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए कि वो फ्रीली आराम से इजी लॉ से काम कर सके। और यही लॉ जो है आपका ग्रीवांस रिड्यूशल के लिए भी काम करता है। अगर एमएसएमई जो है या एसएमई जो है उसको कहीं दिक्कत हो रहा है तो ये लॉ आपको उनको बचाता भी है। ये लॉ क्या कहता है कि आपका ये स्मॉल बिज़नेसेस जो हैं वो सू कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के पास जा सकते हैं। अगर उनको किसी इस तरह का जो है फेस करना पड़ता है, कोई दिक्कत आता है तो वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। ये कौन कहता है आपको? तो ये कहता है आपका द स्मॉल बिज़नेस रेगुलेटरी एनफोर्समेंट फेयरनेस एक्ट 1996। फिर आपका अमेरिका का स्पेशल पॉलिसी है बाय अमेरिका एक्ट। ये क्या कहता है भई? तो ये कहता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन से अपने जो एमएसएमई है उसको बचाना है। डब्ल्यूटीओ का जो बात है उसको भी मानना है
लेकिन अपना स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जो है उसको प्रमोट करना है, उससे ही ज़्यादा खरीदारी करना है, उसको ही ज़्यादा टेंडर देना है, उसी से सारा काम करवाना है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका ईजा। ईजा क्या है आपका? तो इक्वल एक्सेस टू जुडिशियल एक्ट को बोलते हैं ईजा। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकता है। नहीं तो इसका डिटेल जान लीजिए, वो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसका पर्पस क्या है आपको? इसका पर्पस है रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना? आपका फ फाइनेंशियल बर्डन। जो आपका एमएसएमई यूनिट पे फाइनेंशियल बर्डन आता है, उसको कम करना इसका मेन मोटिव है। एलिजिबल कौन है इसके लिए? तो स्मॉल बिज़नेस जो है वो एलिजिबल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एलिजिबल है। रिलीफ क्या प्रोवाइड करता है ये? तो आपका रिइंबर्समेंट करता है अटॉर्नी फी। कितना तक रिइंबर्स करता है? तो आपका $125 पर आवर को ये अटॉर्नी फी जो है उसको रिइंबर्स कर देता है एमएसएमई यूनिट को। कोई अगर अदर लीगल एक्सपेंस भी हो रहा है वो भी आपका रिइंबर्स कर देता है। अब देखते हैं कि आपका पोलैंड में क्या है। लॉ ऑन बिजनेस एक्टिविटीज अक्टूबर 98 में आया था ये लॉ ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। ये आपका क्या करता है? तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पे इम्पोज करता है कि वो आपका एक फेवरेबल प्लेस जो है वो प्रोवाइड करे एमएसएमई यूनिट्स को, उनको ऑपरेट करने के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करे फेवरेबल। पोलैंड में आपका सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स का, और ये आपका कंप्लायंसेस भी जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपका एमएसएमई यूनिट है वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करे सही से। अब देखते हैं कि जापान में क्या है। तो जापान में है आपका सबसे पहले लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेमेंट डिले टू सब कॉन्ट्रैक्टर 1956। अगर कोई पेमेंट जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर का डिले हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने का काम ये लॉ करती है। उसके बाद सेकंड लॉ है आपका जापान में एमएसएमई बेसिक लॉ 1963। इसका 2 मेजर पार्ट है। पहला है करेक्ट डिसएडवांटेजेस, मतलब अगर कोई गलती है, कुछ कमियां हैं एमएसएमई यूनिट में, तो उसको करेक्ट करना। और सेकंड है आपका गिव इंसेंटिव्स, मतलब एमएसएमई यूनिट को पैसा देना, मदद करना। फिर बाद है आपका जनरल ट्रेडिंग कंपनी एक्ट 1975। अब देखते हैं कि आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया में क्या है एमएसएमई के लिए। तो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वहां पे एमएसएमई के लिए है आपका द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज फंडामेंटल एक्ट 1966। ये आपका स्कोप जो है वो डिफाइन करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए, वो भी आपका बताता है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज फंडामेंटल एक्ट 1966। ये आपका गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो है पूरा पूरा अपना ध्यान दे रिसर्च के लिए, फॉर्मुलेट करे पॉलिसीज को जो कि आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करे, स्टेबलाइजेशन लाए लार्ज बिजनेसेस में, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, और आपका मैनेजरियल एंड टेक्निकल गाइडेंस दे एमएसएमई यूनिट को। इसके साथ-साथ जो है और भी बहुत सारा एक्ट है जो कि आपका प्रोटेक्ट करता है एमएसएमई का इंटरेस्ट, और ये को-प्रमोट करता है आपका डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि आपका रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में क्या है आपका। तो रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में है आपका एमएसएमई एक्ट, रिपब्लिक एक्ट, एमएसएमई एक्ट, रिपब्लिक एक्ट। ये इस एक्ट को आपका कहते हैं द मैग्ना कार्टा ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस में है आपका द मैग्ना कार्टा फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये आपको क्या कहती है? तो यहाँ पे जो है ये प्रमोट करने के लिए कहती है, सपोर्ट करने के लिए कहती है, स्ट्रेंथन करने के लिए कहती है, इनकरेज करने के लिए कहती है, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई के लिए जो है काम करने के लिए कहती है। सारा जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर है सब में, चाहे वो आपका पर्टिकुलरली जो है रूरल और एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेस में, ये प्रमोट, सपोर्ट, स्ट्रेंथन और इनकरेज करने के लिए बोलती है। अब देखते हैं कि चाइना में एमएसएमई के लिए क्या आपका रेगुलेशन है और फ्रेमवर्क है। तो चाइना में है आपका 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय डेन जियोपिंग
ये आपका क्या करती है, तो ये आपका कहती है कि बिल्डिंग सोशलिज्म, क्योंकि चाइना में सोशलिज्म है, तो वो आपको कहती है कि सोशलिज्म बनाया जाए चाइना में, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एमएसएमई यूनिट का। ये कहता है कि आपको डेवलपमेंट जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का करना है। टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस जो है, टीवीई बोलते हैं इसको, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, टीवीई का भी डेवलपमेंट करना है। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और ये जो स्ट्रेटजी है वो क्या किया है, तो आपका ये लेड किया है इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है चाइना के उसको बढ़ाने का काम किया है। प्रेशर जो है रिड्यूस किया है ऑन लैंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड होके गांव में नहीं रह जाना है, अदर सेक्टर जो है उसको भी बढ़ावा दिया है। ये आपका कमी किस चीज में लाया है, तो रूरल और अर्बन माइग्रेशन जो है उसमें कमी लाया है, आपका इनकम जनरेट किया है जो कि आपका रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए। अब देखते हैं कि आपका इंडिया में पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। इंडिया में पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो 1951 से स्टार्ट हुआ और आपका अभी तक चल रहा है। जैसा कि आप चैप्टर 1 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि आपको पर्पस क्या है। तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट जो है इंडिया का जो एमएसएमई यूनिट है, जो गाँव में जो आबादी रह रही है, जो खादी विलेज हैं और जहाँ सब है उनको बढ़ावा देना है। 1955 में जो है आपका कार्वी कमिटी रिपोर्ट आया था, क्योंकि ये चैप्टर 1 में नहीं है इसलिए बता देते हैं। तो इसका रोल क्या था, कार्वी कमिटी रिपोर्ट 1955 का, तो ये एग्जामिन करना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई जो होता है उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है उसको एग्जामिन करना था। और इसका की रिकमेंडेशन क्या था आपको, तो इसका की रिकमेंडेशन था, ये इम्पथाइज कर रहा था द नीड टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब क्या, कि कुछ एक जगह पे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होके पूरा का पूरा इंडिया में जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट किया जाए इंडिया में, इस तरह से जो है आपका बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। उसके बाद जो है 1991 में आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया था। यहाँ पे डी लाइसेंसिंग कर दिया गया था। प्रोडक्ट रिजर्व जो था आपका एमएसएम यूनिट को, उसको घटा दिया गया था। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया गया था और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाया गया था। एफडीआई जो है अब डायरेक्ट जो है एमएसएम यूनिट में आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी। 1991 के बाद जो है सपोर्टिंग पॉलिसी क्या क्या लाया गया आपका एमएसएम यूनिट के लिए, तो एमएसएमई डी एक्ट 2006 को लाया गया, जो कि आपका एमएसएमई को डिफाइंड की और बहुत सारा तरह का जो है उसका डिले पेमेंट में उसको हेल्प की, जो कि मेजर इशू आ रहा था एमएसएमई को। उसके बाद जो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया लाया और उसके बाद रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो है 2020 में आया, अभी 2025 में भी फिर से इसका डेफिनेशन रीक्लासिफाई हो गया है। अब देखते हैं आपका डिटेल में थोड़ा एमएसएमई डी एक्ट 2006। ये आपका, अगर इस चैप्टर का बात करें तो एलएलबीज के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको थोड़ा डीप में पढ़ना भी जरूरी है और थोड़ा आप सही से अगर ध्यान रख ले तो भी काफी हो जाएगा। एमएसएमई डी एक्ट जो है वो इनेक्टेड तो हो गया था आपका 16 जून 2006 को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया आपको, तो ये इफेक्ट में आया आपको 2 अक्टूबर 2006 को, गांधी जयंती के दिन 2006 को ये आपका इनेक्ट आया। इसका पर्पस क्या है आपका, तो इसका पर्पस है आपका प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना, विकास करना और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। कॉम्पिटिटिवनेस को क्यों बढ़ाना है, इससे तो दिक्कत हो सकता है। नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस अगर बढ़ता है ना तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होने लगता है, किफायत में बनने लगता है, तो आपका जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इवेंचुअली जो है वो आपका डेवलप ही करती है एमएसएमई यूनिट को। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका एमएसएमई डी एक्ट 2006 का डिफरेंट चैप्टर क्या क्या है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ है, किस तरह से ये दीवार जो है एमएसएमई डी एक्ट की वो बनी है। चैप्टर 1 क्या कहता है आपको, चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी चीज क्या है। प्रीलिमिनरी चीज क्या है आपका, तो चैप्टर 1 जो है वो डिफिनेशंस देती है, स्कोप देती है और एप्लीकेबिलिटी जो है उसको बताती है। कोई भी चीज का चैप्टर 1 जो है वो यही काम करता है। आप बुक भी पढ़िएगा तो वहां पे चैप्टर 1 जो है वो बताता है कि आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, उसको चीजों को समझने में आपको मदद करती है। तो चैप्टर 1 में बताया गया है डिफिनेशन, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी। 2 में आपका क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारा बोर्ड और एडवाइजरी कमिटी जो है वो बनाया जाए। तो नेशनल लेवल का जो है बोर्ड एमएसएमई यूनिट के लिए बनाने का
और एडवाइजरी कमेटी बनाने का चैप्टर 2 में बात किया गया है। चैप्टर 3 में क्या आपको बात किया गया है? चैप्टर 3 में आपको बात किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस किस तरह से होगा, एडवाइजरी कमिटीज़ जो है वो क्या होगी और आपका मेमोरेंडम ऑफ एंटरप्राइजेस जो है वो आपका क्या-क्या होगा। तो एमएसएमई को डिफाइन कर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है? और आपका उद्यम जो अभी बन रहा है, जो पहले आपका एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम हुआ करता था, उसके बारे में ब चर्चा किया गया है। चैप्टर 4 में आपका क्या लिखा हुआ है? तो चैप्टर 4 जो है वो मेजर प्रोवाइड करती है फॉर प्रमोशंस, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ एमएसएमई। यहाँ पे मेजर्स क्या-क्या होना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, ग्रेड लेवल पे, टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। वो चैप्टर 4 में बताया गया है। चैप्टर 5 में आपका क्या बताया गया है? तो चैप्टर 5 में आपको बताया गया है कि अगर डिले पेमेंट होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में, तो उसमें क्या होगा? ये आपका बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा कि डिले पेमेंट का जो है वो चैप्टर 5 में बताया गया है। चैप्टर 5 इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे डिले पेमेंट का बात किया गया है, जिससे जो है एमएसएमई यूनिट सबसे ज़्यादा परेशान होती है, सिक यूनिट बन जाती है, बंद हो तक हो सकती है। तो यहाँ पे आपका लीगल प्रोविज़न जो है वो प्रोवाइड किया गया है डिले पेमेंट के लिए और पेनल्टी जो है वो किस तरह से होगा ये प्रोवाइड किया गया है। और चैप्टर 6 जो है लास्ट चैप्टर जो होता है वो मिसलेनियस चीज़ के बारे में ही बात करता है। ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ये आपको कवर करता है पेनल्टीज़ के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफ़िकेशंस के बारे में और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। एमएसएमई डी को आपको बाँटा गया है 6 चैप्टर में और पहला चैप्टर जो है वो आपको डेफिनिशन, स्कोप ये सब प्रोवाइड करता है। और चैप्टर 6 जो है वो आपको मिसलेनियस गाइडलाइन क्या-क्या है ये बताता है। अब आपका अमेंडमेंट कब-कब हुआ आपका एमएसएमई में और क्या-क्या अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो है वो अमेंडमेंट किया गया। 2020 से पहले जो है एमएसएमई को क्लासिफाई किया जाता है प्लांट और मशीनरीज़ में 25 लाख से कम अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो, 5 करोड़ तक अगर है 25 लाख से तो स्मॉल, 5 करोड़ से 10 करोड़ जो है वो मीडियम कहलाता है। 31 मार्च 2025 तक जो है ये एप्लीकेबल था कि आपका माइक्रो में अगर 1 करोड़ तक है, स्मॉल में अगर 10 करोड़ तक है और आपका मीडियम एंटरप्राइजेज़ में 50 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरीज़, तो वो आपका इस तरह से डिफाइंड होगा। और टर्नओवर जो है माइक्रो के लिए 5 करोड़, स्मॉल के लिए अप टू 50 करोड़ और मीडियम के लिए जो है 250 करोड़ तक के लिए इस तरह से डिफाइन किया गया था। चैप्टर 1 में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले ही। अब सेकंड चीज़ क्या है आपका जो अमेंडमेंट आया, तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन को ऐड किया गया। उद्यम रजिस्ट्रेशन को अप्रॉक्स मैंडेटरी बना दिया गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन आधार के थ्रू हो जाता है। इंटीग्रेट कर दिया गया है आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से भी आपको कर दिया है और ये ट्रैकिंग बेनिफिट देता है। बहुत सारा तरह का जो है एमएसएमई यूनिट को बेनिफिट दे देता है। थर्ड जो आपका मेजर अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है डिले पेमेंट प्रोविजंस जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। तो सेक्शन 15 से सेक्शन 23 तक एमएसएमई डी एक्ट जो कि आपका डिले ऑफ पेमेंट ऑफ एमएसएमई का बात करता है, उसको मजबूत कर दिया गया। अब 45 दिन के अंदर जो है, वो बायर को पेमेंट करना ही करना होगा। अगर 45 दिन के बाद जो है अगर वो पेमेंट करते हैं, तो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है 3 गुना बैंक रेट का 3 गुना उनको देना होता है। और आपका एमएसएमई समाधान पोर्टल जो है इसका भी लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद आपका चौथा जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है, वो है आपका एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है उसका। उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने के लिए और ये कहता है कि कोई भी केस जो आ रहा है एमएसएमई का उसको 90 दिन के अंदर सॉल्व कर देना है। और ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी बना दिया गया कि आप केस को ट्रैक करिए और रिपोर्ट जो है वो सब जनरेट कर लीजिए। 5वां जो है वो जेम पोर्टल जो है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जिसको बोलते हैं उसको इंटीग्रेट किया गया है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है उसको लाया गया है। अब जो आपका 25% एमएसएमई से ही जो है जेम के थ्रू आप खरीदिएगा और उसमें से है 4% जो है वो एसटी-एससी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और 3% जो है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। जेम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, आपका उद्यम से इसको लिंक कर दिया गया है। फास्ट ऑनबोर्डिंग के लिए जो है एमएसएमई से इसको लिंक कर दिया गया है। ये आपका गवर्नमेंट जो भी कंपनीज़ है, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे आप जो भी सामान मँगाते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान मँगाते हैं या अमेज़न के थ्रू सामान मँगाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में वो सामान इस तरह से नहीं मँगाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी सामान आएगा, वो जेम पोर्टल जो होता है
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल बोलते हैं उसको, उसके थ्रू ही मंगाया जा सकता है। अब छठा जो है वो ड्राफ्ट किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। ये अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए है? तो ये आपका ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड करने का है, फास्ट रेज़ोल्यूशन के लिए, और आपका ई मार्केट प्लेस और गवर्नमेंट बिज़नेस और आपका डिजिटल बिज़नेस जो है उसको इंक्लूजन करने का बात करता है। और आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई जो है एमसीए से लिंकेज करके उसका भी इसमें बात किया गया है। एफडीआई पॉलिसी क्या है आपका इंडिया में एमएसएमई यूनिट को लेके? तो आपका ओवरऑल जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कि एफडीआई रूट्स जो है वो ऑटोमेटिक रूट्स दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट प्रोवाइड किया गया है। ऑटोमेटिक रूट जो है वो अप्रॉक्स सारे सेक्टर में अलाउ किया गया 100% एफडीआई बिना किसी प्रायर अप्रूवल के जो है एफडीआई से एमएसएमई में खर्च हो सकता है। इसका एप्लीकेबल रूल जो है क्या है? फेमा के अंदर जो है, फेमा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, फेमा इसको गवर्न करती है। और इसका रेगुलेटर कौन है इसका? तो इसका रेगुलेटर है आपका डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और साथ ही साथ आरबीआई जो है वो भी इसको रेगुलेट करती है। अब देखिए कोई भी एमएसएमई यूनिट जो है अगर वो रजिस्टर्ड है उद्यम के अंदर, तो वो जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि आपका बड़ा-बड़ा कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट लेता है। तो अगर उद्यम से रजिस्टर्ड है एमएसएमई यूनिट तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ले सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो ले सकता है विदाउट साइज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन। कोई साइज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा अगर वो उद्यम से रजिस्टर्ड है तो। लेकिन ये आपका एलिजिबल सेक्टर जो है उसी में होगा। अब यहाँ देखते हैं सेक्टर क्या-क्या एलिजिबल है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेक्टर जो है एमएसएमई का, उसमें 100% एफडीआई अलाउड है और रूट क्या है? ऑटोमेटिक है, कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। सर्विस सेक्टर जैसे कि आपका आईटी, फिनटेक, इस सब में आपका 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। फूड प्रोसेसिंग में आपका 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट। होलसेल और सिंगल ब्रांड रिटेल जो है, इसमें आपका 100% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कंडीशंस कुछ अप्लाइड है। ये ऑटोमेटिक रूट भी हो सकता है और गवर्नमेंट रूट के भी थ्रू हो सकता है। वहीं पे आपका फार्मा जो है, ग्रीन फील्ड फार्मा, उसमें 100% आपका एफडीआई अलाउ किया है, लेकिन रूट जो है वो आपका ऑटोमेटिक ही है। फार्मा जो आपका ब्राउन फील्ड फार्मा है, वहाँ पे 74% जो है वो ऑटोमेटिक रूट है और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा। अब की बेनिफिट क्या है एमएसएमई के लिए? तो भाई ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फास्टर हो जा रहा है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट भी हो जा रहा है। एफडीआई लिंकेज होने से क्या हो जाता है आपको? तो आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक स्कीम जो है वो आ जाता है, जिससे आपको एमएसएमई यूनिट को तो इंसेंटिव्स मिलने लगता है। स्टार्टअप इंडिया जो है वो 100% एफडीआई अलाउ हो गया है और मेक इन इंडिया जो है उसमें आपका सपोर्ट मिल जाता है एमएसएमई को विथ एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो एमएसएमई यूनिट को मेक इन इंडिया का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या है और कंडीशंस क्या-क्या है? तो डिफेंस में एफडीआई जो है वो 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ है। उसके अबव अगर करना है तो अप्रूवल लेना होगा। मल्टी ब्रांड रिटेल अगर है तो ये 51% जो है वो भी आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना होगा। एग्रीकल्चर में एफडीआई नहीं इंक्लूड किया गया है। हॉर्टिकल्चर या फिर आपका प्लांटेशन में एफडीआई नहीं लिया गया है। और एफडीआई जो भी आएगा उसको आपका प्राइसिंग गाइडलाइंस को रिपोर्टिंग नॉर्म्स को और आपका सेक्टर कैप्स जो है उसको अंडर फेमा मानना पड़ेगा।